जय हिंद। 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 7। नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, अध्याय 7, यूनिट 7। छोटी सी यूनिट है, बिल्कुल ज़्यादा बड़ी है नहीं, जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो इसको देख लेते हैं अपन, है क्या विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चलिए कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जितनी भी हैं सभी मोस्ट आईएमपी हैं। चलिए देखिए, तो पहली हेडिंग है हमारे पास, पहली परिभाषा पूछी जाती है तापायनिक उत्सर्जन की। तापायनिक उत्सर्जन की, तापायनिक उत्सर्जन होता क्या है? तापायनिक उत्सर्जन नाम से ही समझ में आ रहा है, ताप के कारण उत्सर्जन हो। किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं? पाए तो जाते हैं धातुओं और अधातुओं में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात होती है धातुओं की, क्योंकि धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए सिर्फ धातुओं की बात की जाएगी यहाँ पर। तापायनिक उत्सर्जन, चलिए सुनिए होता क्या है तापायनिक उत्सर्जन। ताप के कारण उत्सर्जन, जब कुछ धातुओं को या जब धातुओं को गर्म किया जाता है तब उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, जब धातुओं को गर्म किया जाता है तब उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है। दूसरी परिभाषा है कार्यफलन की। कार्यफलन पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि धातुओं को कैसे कैसे गर्म कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका है कि उन्हें आग के द्वारा गर्म कर दें अपन, लेकिन ऐसे गर्म नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करके गर्म कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, लेकिन वैसे भी गर्म नहीं करेंगे। तीसरा तरीका होता है उन पर प्रकाश को डालकर। क्या डालकर? प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश आए या बल्ब का प्रकाश डालें या किसी अन्य स्रोत से किया गया हो, प्रकाश प्राप्त किया गया हो, वो डालें। तो यहां पर धातुओं को कैसे गर्म करेंगे? प्रकाश डाल पर। जैसे अपन ने फोटो सेल पढ़ा है या फोटो सेल देखते हैं, सोलर सेल। सूर्य का प्रकाश आता है, सोलर सेलों पर पड़ता है, गर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल सर्जित होते हैं और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके द्वारा अपन बैटरी वगैरह चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे गर्म करना होता है? धातुओं को प्रकाश के द्वारा उनके पर प्रकाश डालेंगे। तो कार्यफलन क्या है? ये कार्यफलन ऊर्जा की मात्रा को बताती है कि कितनी ऊर्जा का प्रकाश डालना चाहिए धातु के ऊपर, तब उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। फिर से समझ लीजिए, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। मतलब जब तक इतनी ऊर्जा का, कार्यफलन वाली ऊर्जा का प्रकाश धातु पर आपतित नहीं होगा, उसकी सतह पर नहीं डाला जाएगा, तब तक धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है। और बाकायदा एक टेबल वगैरह दी गई है, हर एक धातु के लिए बताया कार्यफलन का मान कितना होता है। कार्यफलन को फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, कार्यफलन को फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझ लीजिए कार्यफलन की परिभाषा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। इसे फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गई कार्यफलन। कार्यफलन के बाद तीसरा पॉइंट आता है, कार्यफलन के बाद तीसरा आता है देहली आवृत्ति की। देहली आवृत्ति की, तो कार्यफलन जो होता है वो ऊर्जा की मात्रा को बताता है, कितनी ऊर्जा का प्रकाश डाला जाए तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये आवृत्ति की, प्रकाश की आवृत्ति की मात्रा को बताता है। परिभाषा है वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, देहली आवृत्ति कहलाती है।
फिर से समझ लीजिए, वह न्यूनतम तो यह आवृत्ति की परिभाषा को बताता है कि कितनी आवृत्ति का प्रकाश डालना पड़ेगा धातु पर, तब उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश अगर धातु की सतह पर डालेंगे तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, मतलब उससे ज्यादा डालना पड़ेगा, उसी को कहा गया है दहलीय आवृत्ति। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, चाहे कितनी तीव्र गति का प्रकाश डाला गया हो, उसे कहेंगे दहलीय आवृत्ति। फिर से समझ लीजिए, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, दहलीय आवृत्ति कहलाती है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, वह न्यूनतम आवृत्ति जो जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, दहलीय आवृत्ति कहलाती है। आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दहलीय आवृत्ति को न्यू नॉट से दर्शाते हैं। न्यू पढ़ते हैं, ऐसे क्या पढ़ते हैं, न्यू, क्या पढ़ते हैं, न्यू। तो दहलीय आवृत्ति को न्यू नॉट से दर्शाते हैं। अब कार्यफलन और दहलीय आवृत्ति में संबंध भी होता है। कार्यफलन और दहलीय आवृत्ति में संबंध फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट। कार्यफलन और दहलीय आवृत्ति में निम्नलिखित संबंध होता है, इसी के नीचे लिख लेना, दहलीय आवृत्ति के नीचे कार्यफलन और दहलीय आवृत्ति में निम्नलिखित संबंध होता है, फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट, फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट। जहां पर फाई नॉट तो कार्यफलन है, समझ में आ गया, ये न्यू नॉट दहलीय आवृत्ति है, समझ में आ गया। एच जो है वो प्लांक नियतांक है, तो नीचे लिख देंगे जहां एच बराबर प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने बताया था, उन्हीं का ये नियतांक है, प्लांक नियतांक। आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो तीन परिभाषा देख ली, तापायनिक उत्सर्जन, कार्यफलन, दहलीय आवृत्ति, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब आगे बढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तीसरा हो गया है, चौथे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपन। चौथा टॉपिक है हमारे पास विकिरण की द्वैत प्रकृति। विकिरण की द्वैत प्रकृति या द्वैती प्रकृति लिखा जाता है, द्वैत प्रकृति या द्वैती प्रकृति। द्वैत का मतलब होता है दो, मतलब विकिरण की दो विशेषताएं होती हैं। कहीं पर विकिरण कण की तरह व्यवहार दर्शाता है और कहीं पर तरंग की भांति व्यवहार दर्शाता है। तो विकिरण, प्रकाश का जो विकिरण होता है, प्रकाश जो होता है, उसकी दो विशेषताएं होती हैं। कहीं पर यह कण की तरह व्यवहार दर्शाता है और कहीं पर यह तरंग की तरह व्यवहार दर्शाता है। इसकी इस प्रकृति को विकिरण की द्वैती प्रकृति कहा जाता है, फुल स्टॉप। यही लिख देंगे कि विकिरण की दो विशेषताएं होती हैं, कहीं पर यह कण की तरह व्यवहार दर्शाता है और कहीं पर यह तरंग की तरह व्यवहार दर्शाता है। उसकी इस प्रकृति को विकिरण की द्वैती प्रकृति कहा जाता है। पांचवा, प्रकाश की फोटोन प्रकृति। प्रकाश की फोटोन प्रकृति, फोटोन का ही दूसरा नाम है क्वांटम। फोटोन बोले या क्वांटम बोले प्रकृति, तो दो तरीके से बोल सकते हैं, प्रकाश की फोटोन प्रकृति या प्रकाश की क्वांटम प्रकृति। ठीक है, या दूसरी तरीके से ही बोल सकते हैं, विकिरण की फोटोन प्रकृति या विकिरण की क्वांटम प्रकृति। इसके बारे में बताया था वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने, मैक्स प्लांक। चलिए सुनिए क्या बताया। मैक्स प्लांक के अनुसार जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में, बंडलों या पैकेटों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, यानी संचरित होता है। इन बंडलों या पैकेटों को ही कहा इन्होंने क्वांटम, या क्या नाम दिया इन्होंने, फोटोन। फिर से समझ लीजिए, मैक्स प्लांक के अनुसार प्रकाश जो होता है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे बल्ब से प्राप्त किया गया हो प्रकाश, चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया प्रकाश हो, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में संचलित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इन बंडलों या पैकेटों को क्वांटम या फोटोन कहा जाता है। और ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, मतलब जितनी भी ऊर्जा निकलेगी या अवशोषित होगी वो इन्हीं फोटोन के रूप में होती है। ठीक है,
तो प्रकाश की इस प्रकृति को उसकी फोटोन प्रकृति या क्वांटम प्रकृति कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, मैक्स प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में संचरित होता है। इन बंडलों या पैकेटों को क्वांटम या फोटोन कहा जाता है। प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण इन्हीं फोटोन के रूप में होता है। प्रकाश की इस प्रकृति को उसकी फोटोन प्रकृति या क्वांटम प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बताया, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रत्येक पैकेट जो है यानी क्वांटम या फोटोन जो है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा और संवेग भी निश्चित होता है। प्रत्येक फोटोन, प्लांक ने बताया कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा मतलब E और संवेग मतलब P निश्चित होता है। कितना बताया वो भी मान दिया इन्होंने। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू बताई और प्रत्येक फोटोन का संवेग P बराबर h अपॉन में लैम्डा बताया। जहां h प्लांक नियतांक है, न्यू आवृत्ति होती है प्रकाश की, लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, इन्होंने बताया परिभाषा के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा और संवेग निश्चित होता है। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू और फोटोन का संवेग P बराबर h अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रकाश की फोटोन प्रकृति या क्वांटम प्रकृति। अब आगे देख लेते हैं 5 के बाद छठा। अब प्लांक नियतांक देखते हैं अपन। कांस्टेंट जो है प्लांक नियतांक है क्या? प्लांक नियतांक कितने हो गए? 6 हो गए, 7 प्लांक नियतांक। 6 के बाद 7 प्लांक नियतांक। ये क्या होता है प्लांक नियतांक? प्लांक नहीं बताया है, मैक्स प्लांक कहते हैं। मैक्स प्लांक के अनुसार या प्लांक के अनुसार विकिरण के एक फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। प्लांक के अनुसार, इसमें लिखेंगे प्लांक के अनुसार विकिरण के एक फोटोन की ऊर्जा मतलब E उसकी आवृत्ति मतलब न्यू के समानुपाती होती है। फिर से समझ लीजिए, प्लांक के अनुसार विकिरण के एक फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। फुल स्टॉप नीचे लिखेंगे, अर्थात E समानुपाती न्यू, और समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आ जाता है h। E बराबर h न्यू, जहां h एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहा जाता है। नीचे लिख देंगे जहां h एक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहा जाता है। अभी h का मान निकालें, h बराबर गुणा में है न्यू, भाग में चला जाएगा, h बराबर E अपॉन में न्यू पहुंच जाएगा। तो h बराबर क्या सूत्र होता है? E अपॉन में न्यू। E विकिरण की ऊर्जा है और न्यू जो है वो उसकी आवृत्ति है। तो यहाँ से परिभाषा भी लिख सकते हैं, अतः विकिरण की ऊर्जा और उसकी आवृत्ति, विकिरण की ऊर्जा और उसकी आवृत्ति का अनुपात प्लांक नियतांक कहलाता है। और इसका मान भी होता है, प्लांक नियतांक का मान 6.6 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड होता है। प्लांक नियतांक का मान 6.6 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड होता है। तो ये हो गई परिभाषा किसकी? प्लांक नियतांक की। ठीक है, तो ये प्लांक नियतांक हो गया खत्म। 7वें के बाद 8वें पे पहुंचे। 8वां है हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये देख लेते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के कारण विद्युत का उत्पादन इसकी सहायता से किया जाता है। सोलर जो पैनल होते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ता है फोटो सेल पर और इलेक्ट्रॉन होल उत्सर्जित होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, वो इसी के कारण होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। इसके बारे में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया था सबसे पहले। किसने बताया था? आइंस्टीन ने। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया था और एक प्रयोग किया था मिलीकॉन और लेनार्ड ने। उन्होंने प्रायोगिक अध्ययन बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का। लेनार्ड और मिलीकॉन ने प्रायोगिक प्रैक्टिकल करके दिखाया था, लेकिन सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ठीक है, सिद्धांत बताया था आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बताया था सुनिए, इन्होंने बताया कि जब कुछ पदार्थों पर उचित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है।
फिर से समझ लीजिए, जब कुछ पदार्थों पर उचित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है तब उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। फुल स्टॉप, नीचे लिख देंगे। इसकी व्याख्या सर्वप्रथम आइंस्टीन ने की थी। इसकी व्याख्या सर्वप्रथम आइंस्टीन ने की थी। ठीक है, अब नवा पॉइंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, हालांकि इसी में है 8वां, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये अलग पूछ देते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, लेकिन टॉपिक तो इसी का है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के। तो नियम क्या क्या है वो सुन लीजिए। पहला नियम दहली आवृत्ति से संबंधित होता है। किससे? दहली आवृत्ति, पढ़ चुके हैं अपन। वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, दहली आवृत्ति कहलाती है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। यही था दहली आवृत्ति। तो पहला नियम उसी से जुड़ा हुआ है, दहली आवृत्ति से जुड़ा हुआ है। तो पहला पॉइंट कहता है कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है। प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसे आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी ना हो। पहला पॉइंट फिर से समझ लीजिए। पहला पॉइंट कहता है, पहला नियम कहता है कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट चलिए देखिए। तो क्या किया इन्होंने, उस आवृत्ति का प्रकाश डाल दिया और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। मतलब इन्होंने दहली आवृत्ति डाली और धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए उनकी संख्या की बात की जाएगी इसमें, दूसरे नियम में। उनकी संख्या को मैं n से दर्शा रहा हूँ, आप लोग ये n से दर्शाओगे नहीं, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर हिंदी में ही लिखना है, ये संकेत नहीं दर्शाना है। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत छोटा कर दिया जाता है साइंस को, संकेत 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 में दर्शा के हर चीज़ को। बायोलॉजी में नहीं होता, बायोलॉजी में हर चीज़ बड़ी बड़ी होती है, वहाँ संकेतों का उपयोग नहीं करते। फिजिक्स और केमिस्ट्री संकेत ही संकेत, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर दूसरा नियम, कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए वो बता रहा है। उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता I से दर्शाएं के समानुपाती होती है। उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। फुल स्टॉप। ये हो गया दूसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम, अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए तो वो गति भी कर रहे हैं। गति कर रहे हैं मतलब उनके अंदर गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो उनकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। तीसरा नियम कहता है यहीं से, उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा उनकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, या विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। संख्या तीव्रता के समानुपाती होती है, गतिज ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट कहता है कि धातु पर विकिरण के आपतित होते ही उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब टाइम बर्बाद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि धातु की सतह पर प्रकाश डाला, 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ऐसा नहीं। जैसे ही उस धातु को उस आवृत्ति का, उस कार्यफलन वाले का प्रकाश मिलेगा, उसकी सतह से तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। तो चौथा पॉइंट कहता है इनका कि धातु की सतह पर विकिरण के आपतित होते ही उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो ये था क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। आ गया, आगे बढ़े। 10, निरोधी विभव। निरोधी विभव या कहा जाता है संस्तब्ध विभव। इसके बारे में बताया था वैज्ञानिक लेनार्ड और मिलीकॉन ने। मिलीकॉन इन्होंने एक प्रयोग किया था, अभी बताया था मैंने। प्रकाश विद्युत प्रभाव
की प्रायोगिक व्याख्या जो की है वो किसने की है, लेनार्ड और मिलीकॉन ने, और जो सैद्धांतिक व्याख्या की है वो की है आइंस्टीन ने। तो लेनार्ड और मिलीकॉन ने एक प्रयोग किया। इन्होंने देखा कि संग्राहक प्लेट, एक संग्राहक प्लेट ली इन्होंने, संग्राहक प्लेट के उस विभव को, संग्राहक प्लेट के उस ऋणात्मक विभव पर जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, उसे इन्होंने नाम दे दिया निरोधी विभव। संग्राहक प्लेट के उस ऋणात्मक विभव को, संग्राहक प्लेट के उस ऋणात्मक विभव को, माइनस वाले को, संग्राहक प्लेट के उस ऋणात्मक विभव को जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, उसे निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहा जाता है, और इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव को किससे, V0 से प्रदर्शित करते हैं। फिर से परिभाषा समझ लीजिए, संग्राहक प्लेट के उस ऋणात्मक विभव को जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है, निरोधी विभव कहलाता है, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। संबंध है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² मैक्सिमम और निरोधी विभव में संबंध है। ये किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा V है, ये V मैक्सिमम, वेग मतलब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का वेग, ये इलेक्ट्रॉन उसका अधिकतम वेग, और V0 है यहाँ पर निरोधी विभव। तो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग यानी आप बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव में संबंध क्या होता है, 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर E × में V0। तो ये हो गया हमारा निरोधी विभव, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। 10 परिभाषाएं पढ़ी, अच्छी तरीके से इनको देखिए, पढ़िए, अच्छी तरीके से याद कीजिए, सभी की सभी मोस्ट IMP है। चलिए ख़त्म करते हैं इसको यहीं पर। जय हिंद।